हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जियोटेक के एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं जो भी हमारे उस टाइम पे रिमेनिंग थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन water content and void ratio, specific gravity and dry density, water content and specific gravity, void ratio and dry density। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन है कि वो पिक्नोमीटर को हम किस लिए यूज में लाते हैं। तो जो हमारा पिक्नोमीटर होता है इसका यूज हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं और हम इसका यूज वाटर कंटेंट को भी डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर होगा सी। तो जो हमारा पिक्नोमीटर है इसका यूज हम वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो मेनली हमारा पिक्नोमीटर का यूज स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए होता है, लेकिन अगर हमको जब सॉइल के सॉलिड्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो जाता है तो हम उसका पिक्नोमीटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर कंटेंट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पिक्नोमीटर होता है इसका यूज हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं और पिक्नोमीटर का यूज हम वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए भी करते हैं। लेकिन हम वाटर कंटेंट को तब कब डिटरमाइन कर सकते हैं, जब हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड जो रहेगा ऑलरेडी नोन रहेगा, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो थर्ड आंसर होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज, हमारे ऑप्शंस है लेस देन 0.0002 mm, ग्रेटर देन 0.2 mm, बिटवीन 0.2 mm एंड 0.00002 mm, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे ऑप्शन है। पहले तो देखते हैं यहाँ पे हमारा कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस साइज के पार्टिकल के लिए ये वैलिड होता है। ये दोनों चीजें मैं आपको बता दूंगी और इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी मैं साथ में बताते चलूंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जितने कंसेप्ट होंगे वो भी मैं आपको बताते चलती हूँ। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जब हम पढ़ते हैं तो हमारे 4 टाइप के सॉइल होते हैं, क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवाल। ये जो टाइप के सॉइल होते हैं हम जनरली पढ़ते हैं सॉइल मैकेनिक्स में। तो इसका जो साइज रहता है, ठीक है, क्ले का जो साइज रहता है 2 माइक्रोन से कम का रहता है, सिल्ट का जो साइज रहता है वो 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में होता है, और जो सैंड का जो साइज रहता है 75 माइक्रोन से 4.75 mm के बीच में रहता है, और ग्रेवाल का जो साइज रहता है वो 4.75 mm से 80 mm के बीच में रहता है। ठीक है, तो जो हमारा क्ले एंड सिल्ट रहता है हमारा फाइन ग्रेन सॉइल में आते हैं, एंड जो हमारा सैंड एंड ग्रेवाल रहता है ये हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल में आते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे सॉइल का क्लासिफिकेशन और इसका रेंज। इसको देखना है, अगर इसका लेक्चर्स आपको पूरी तरह देखना है तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें जियोटेक का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें जाके आप जियोटेक के लेक्चर्स ले सकते हैं। तो ये जो हमारा फाइन ग्रेन सॉइल होता है ये हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल होता है। फाइन ग्रेन में हमारे क्या आते हैं, क्ले एंड सिल्ट हमारे फाइन ग्रेन में आते हैं, और जो हमारे कोर्स ग्रेन सॉइल रहते हैं उसमें सैंड एंड ग्रेवल हमारे आते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कोर्स ग्रेन सॉइल रहते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके एनालिसिस के लिए हम सीव एनालिसिस करते हैं। कोर्स ग्रेन टाइप के सॉइल के एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, सीव एनालिसिस का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज होता है जो हमारा सीव एनालिसिस रहता है। और जब हमने यहाँ पे जस्ट देखा कि इसका रेंज क्या हो जाएगा, कोर्स ग्रेन सॉइल का जो रेंज होता है 75 माइक्रोन से 80 mm के बीच का रहता है। ठीक है, और इसमें भी सीव एनालिसिस में भी हमारे क्या आ जाएंगे, सीव एनालिसिस हम कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल में हमारे क्या आते हैं, हमारा जो रहता है सैंड आता है एंड ग्रेवल आता है। सैंड का जो रेंज रहता है हमारा क्या होता है 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक हमारा क्या होता है, सैंड होता है। एंड जो हमारा कोर्स ग्रेन टाइप का जो सॉइल रहता है उसमें हमारा क्या आता है, ग्रेवल भी आता है, और ग्रेवल का जो साइज का रेंज होता है वो होता है 4.75 mm से 80 mm के बीच का होता है। तो जो सैंड और ग्रेवल है उसके लिए हम क्या करते हैं, सीव एनालिसिस करते हैं। और ये जो हमारा सीव एनालिसिस है ये भी हमारा 2 भागों में बंटता है, एक होता है कोर्स सीविंग एंड दूसरा होता है हमारा फाइन सीविंग। तो हमारा जो ग्रेवल रहता है इसके लिए हम क्या करते हैं, कोर्स सीविंग करते हैं, और जो हमारा सैंड रहता है इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइन सीविंग करते हैं। ग्रेवल का साइज का रेंज हमने देख चुका, सैंड के भी साइज का रेंज हमने देख चुका। ठीक है, तो ये होता है हमारा सीव एनालिसिस। और जो दूसरा टाइप का हमारा सॉइल होता था वो होता था फाइन ग्रेन सॉइल। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस का यूज करते हैं जो हमारा फाइन ग्रेन सॉइल रहता है इसके एनालिसिस के लिए। और ये जो हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस है ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, ये स्टोक्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे कि हमारा स्टोक्स लॉ
किस साइज के रेंज में हमारा वैलिड है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में दे देता कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस हमारा किस रेंज में वैलिड है, तो भी हमको सेम आंसर करना पड़ता है, या फिर स्टोक्स लॉ बोलेंगे तो भी हमको सेम आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस रहता है ये किसके लिए, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, स्टोक्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए, और जो हमारा फाइन ग्रेन टाइप का जो सॉइल रहता है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। और जो हमारा फाइन ग्रेन साइज के जो सॉइल है इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, 75 माइक्रोन से कम का होता है, ठीक है। तो क्या ये 75 माइक्रोन से कम के लिए ही वैलिड है सेडिमेंटेशन एनालिसिस, क्योंकि ये फाइन ग्रेन के लिए वैलिड है। हम बोल रहे हैं फाइन ग्रेन का साइज 75 माइक्रोन से कम का होता है, तो आंसर है नो। क्योंकि अगर हमारा पार्टिकल का साइज 200 mm तक है तो भी हम क्या कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 200, अगर हमारा पार्टिकल का साइज 200 माइक्रोन तक भी है तो भी हमारा क्या है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस वैलिड है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी पार्टिकल का साइज अप टू 200 माइक्रोन है उसके लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कम में हम कितने तक, अगर कम साइज देखें तो हम कितने तक सेडिमेंटेशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं, तो ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 0.2 माइक्रोन से कम है उसके लिए हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस वैलिड नहीं होता है। उसके लिए हमारा क्या वैलिड हो जाता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का यूज हम करने लगते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो फाइनल कंक्लूजन रहता है वहां पे क्या निकल के आता है, यहाँ पे आप देखिए कि अगर हमारा जो पार्टिकल का साइज है वो 0.2 माइक्रोन से कम है तो हमने क्या यूज किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। अगर हमारा पार्टिकल का जो साइज 0.2 माइक्रोन से 200 माइक्रोन के तक के बीच है तो हमारा क्या आ जाएगा, सेडिमेंटेशन एनालिसिस आ जाएगा। 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक है तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, सीव एनालिसिस करेंगे और इसमें भी क्या करेंगे, फाइन ग्रेन सीविंग करेंगे। अगर हमारा पार्टिकल का साइज 4.75 से 80 mm का है तो इसके में हम क्या करेंगे, कोर्स ग्रेन एनालिसिस करेंगे और ये हमारा किसके लिए होगा, ग्रेवाल के लिए होगा। तो ये हमारा चार्ट बनता है, इसको आप ध्यान से याद रख लीजिए, ठीक है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस हमारा 0.2 माइक्रोन से 200 माइक्रोन के बीच में ही वैलिड है, ठीक है। तो उसी को हमने लिखा है, दिस एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर अ पार्टिकल साइज 0.2 माइक्रोन एंड 200 माइक्रोन। और जो हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस रहता है वो स्टोक्स लॉ पे बेस रहता है, ठीक है। तो क्यों हम 0.2 माइक्रोन से कम के लिए यूज नहीं करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस को, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए कि जो हमारा पार्टिकल का जो साइज रहता है वो 0.2 माइक्रोन से अगर कम का रहेगा तो वो उसका जो मोशन रहता है वो ब्राउनियन मोशन हो जाता है, तो जिससे कि हम उसको सेडिमेंटेशन एनालिसिस से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा जो पार्टिकल का साइज है, अगर हमारा पार्टिकल का साइज 200 माइक्रोन से बड़ा का हो जाता है तो क्या हो जाता है कि उसका साइज बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो रहेंगे वो भी बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा कि हमारा जो पार्टिकल रहेगा वो रैपिडली सेटल करेगा क्योंकि उसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस रहता है जिसपे कि हमारा जो कि हमारा स्टोक्स लॉ पे बेस रहता है वो 0.2 माइक्रोन से 200 माइक्रोन के बीच में वैलिड रहता है, क्योंकि 0.2 से कम का साइज रहेगा तो हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन उसके लिए यूज होगा। क्यों यूज होगा, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल हो ब्राउनियन मोशन शो करेगा तो उसको हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस से क्लासिफाई नहीं कर सकते। अगर हमारे पार्टिकल का साइज 200 माइक्रोन से ज्यादा का है तो वो क्या शो करेगा, जल्दी सेटल करेगा। क्यों जल्दी सेटल करेगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पाया जाएगा, ठीक है। हमारा जो रेंज आया 0.2 माइक्रोन से कितना, 200 माइक्रोन तक हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हमको mm में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 1000 कर लीजिए आप, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, mm में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना दे देगा, 0.0002 हमारा आ जाएगा यहाँ पे जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो, और ये इसको हम 1000 से करेंगे तो 0.2 mm हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये सी हमारा आंसर हो जाएगा 0.2 mm से 0.0002 mm के बीच तक, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टोक्स लॉ वैलिड होगा। अगर यहाँ पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस भी बोलता तो भी हमारा आंसर सेम ही होता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर अ सॉइल मास बोथ मेनिस्कस करेक्शन एंड डिस्पर्शन एजेंट करेक्शन आर additive. Both meniscus correction and dispersing agent correction are subtractive. Meniscus correction is additive and dispersion correction is subtractive. Meniscus correction is subtractive and dispersing agent correction is additive. ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर एनालिसिस हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस का ही टाइप होता है, तो इसमें हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, हाइड्रोमीटर है, ठीक है। इसमें इस तरह से क्या होते हैं, रीडिंग बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऊपर में जो रीडिंग रहता है वो क्या रहता है, कम का रहता है। लाइक यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख देती हूँ, यहाँ पे
1 2 3 इस टाइप से ऊपर में रीडिंग रहेंगे, और नीचे में जो रीडिंग रहता है हमारे इंक्रीज होते जाते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कितना है, 10 है, ठीक है। तो जब भी हम इसको बीकर में डीप करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो वाटर लेवल रहेगा वो क्या होगा, राइज करेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस बीकर में इसको डीप किया है। जब हम इसको डीप करेंगे तो वाटर लेवल राइज करेगा, और राइज करने के बाद जो उसका ऊपर का जो सरफेस रहेगा वो किस टाइप से बनेगा, इस तरह से मेनिस्कस के शेप का बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से मेनिस्कस का शेप का इस टाइप से बनता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो रीडिंग हमारा आएगा वो क्या आएगा, जो भी रीडिंग हमारा होगा ये वाला रीडिंग हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और एक्चुअल रीडिंग लेकिन हमारा क्या है, ये वाला रीडिंग हमारा एक्चुअल रीडिंग है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारा रीडिंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कम रीडिंग को पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में हमारा क्या है, ज्यादा रीडिंग है। तो हमारा जो करेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमको कौन सा रीडिंग पढ़ना था, ये रीडिंग पढ़ना था जो कि इस रीडिंग से ज्यादा है। तो हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा जो करेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव करेक्शन हो जाएगा, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, मेनिस्कस करेक्शन कहलाएगा, ठीक है। हमने ये वाली रीडिंग पढ़ा जो कि कम रीडिंग है। यहाँ से मैंने बताया कि हम जो ऊपर जाते हैं तो हमारा रीडिंग कम होता है, तो ये जो रीडिंग होगा कम होगा इस रीडिंग से। तो हमने इस रीडिंग को पढ़ा है जो कि कम है इस रीडिंग से, जबकि हमारा एक्चुअल रीडिंग हमारा क्या है, ये है, जो कि हमारा क्या है, ज्यादा रीडिंग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा जो मेनिस्कस करेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे मेनिस्कस करेक्शन की बात। और जो दूसरा टाइप का बोला है हमारा करेक्शन, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। डिस्पर्सिंग एजेंट हमारा क्या होता है कि जब भी हम हाइड्रोमीटर एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसमें डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड करते हैं। हमारा जो डिस्पर्सिंग एजेंट रहता है वो क्या होता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का हम यूज करते हैं, जिसको हम कैलगन भी बोलते हैं, ताकि हम क्या कर सकें कि हमारा जो डीफ्लोकुलेशन होने वाला है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। इसके लिए हम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का यूज करते हैं। तो जब भी हम कोई भी डिस्पर्सिंग एजेंट को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या करेगा कि वाटर का जो लेवल है वो क्या होगा, राइज हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए था, कम वाटर का लेवल चाहिए था, लेकिन हमारा क्या हो गया, वाटर का लेवल राइज हो चुका है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल हमारा जो लेवल है वो कम है, लेकिन हमको क्या दिखा रहा है, ज्यादा लेवल दिखा रहा है। तो हमारा जो करेक्शन हो जाएगा वो किस तरह हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा करेक्शन। एक्चुअल में हमारा कम होना चाहिए, लेकिन हमको शो ज्यादा कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्शन हो जाएगा वो नेगेटिव टाइप का करेक्शन हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमारा एक्चुअल में जो वाटर लेवल क्या है, कम है, लेकिन दिखा हमको ज्यादा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो एरर कैसा है, पॉजिटिव है यहाँ पे, क्योंकि हमको ज्यादा दिखा रहा है। तो हमारा जो करेक्शन हो जाएगा वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में हमारा क्या हो रहा था कि एक्चुअल में हमारा क्या था, ये जो लेवल था वो कम, एक्चुअल में हमारा जो लेवल था वो ज्यादा था, और हमको शो क्या कर रहा है, यहाँ पे कम शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो एरर था वो नेगेटिव था, तो हमारा जो करेक्शन हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्शन की बात कर रहा है, ना कि एरर की। तो हमारा जो मेनिस्कस करेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा एडिटिव नेचर का, एंड जो हमारा डिस्पर्सिंग एजेंट का जो करेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्टिव नेचर का। तो ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। तो पार्टिकल साइज के रेंज को मेजर करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं या फिर किसका यूज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इफेक्टिव साइज, सेकंड है हमारा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, थर्ड है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, एंड फोर्थ है हमारा नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे क्या क्या है। साथ में यहाँ पे हम हमारा जो इफेक्टिव साइज है ये भी देख लेते हैं, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट भी देख लेते हैं, एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर भी देख लेते हैं। तो देखिए कि हमारा इफेक्टिव साइज क्या था। D10 जो होता है हमारा इफेक्टिव साइज होता है, ठीक है। D10 जो रहता है हमारा इफेक्टिव साइज रहता है। इफेक्टिव साइज हमारा क्या होता है, D10 होता है। D10 हमारा क्या होता है, ऐसा सीव का साइज जिससे कि 10% ऑफ द जो सॉइल है हमारे पास हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं कि 10% ऑफ द सॉइल आर फाइनर देन द डायमेंशन D10, ठीक है। तो D10 डायमेंशन का जो सीव है उससे 10% जो सॉइल है वो क्या है, छोटे हैं, या फिर D10 जो है ऐसा सीव का साइज है जिससे कि 10% ऑफ सॉइल जो है पास हो जाए। दोनों का एक ही मतलब है। तो इफेक्टिव साइज जो था वो उसका मतलब ये था, फर्स्ट ऑप्शन का मतलब। सेकंड हमको दिया हुआ था कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एंड थर्ड जो था हमारा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर था। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को हम CU से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को हम CC से डिनोट करते हैं। ये हमारे किस में आ जाते हैं, शेप फैक्टर में हम इनको पढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ
यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को देखते हैं, जिसको हम CU से डिनोट करते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए, इट शोज द रेंज ऑफ पार्टिकल साइज इन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो देखिए हमारा क्वेश्चन भी यही था कि इनमें से कौन सा जो था वो उसका यूज हम किसमें करते हैं, रेंज ऑफ पार्टिकल साइज को शो करने के लिए करते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। ठीक है, तो रेंज ऑफ पार्टिकल साइज को हमारा क्यों कौन शो करता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी शो करता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट शोज द रेंज ऑफ पार्टिकल साइज इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, और इसका जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे D10/D60 हमारा होता है। D10 हमारा क्या होता है कि डायमेंशन ऑफ द सिव थ्रू विच 60% ऑफ द सॉइल गेट पास और 60% ऑफ द सॉइल आर फाइनर देन डायमेंशन D। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा D60 हो जाएगा। ठीक है, 60% ऑफ द पार्टिकल 60% ऑफ द सॉइल्स आर फाइनर देन डायमेंशन D60 ऑफ सीव। ठीक है, तो ये D60 बोलेगा तो आप 60% डाल दीजिए इसमें, D30 बोलेगा तो इसके जगह 30% हो जाएगा, D10 बोलेगा तो इसके जगह 10% हो जाएगा। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए CU क्या हो जाता है, D60/D10 का रेशियो होता है हमारा CU, और इसका यूज क्या होता है कि रेंज ऑफ पार्टिकल साइज को शो करता है, किसमें शो करता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में शो करता है। तो हमको क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो कि हम CU से डिनोट करते हैं। इसका यूज हम रेंज ऑफ पार्टिकल साइज को शो करने के लिए करते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। अब इसका रेंज देखते हैं कि हमारा CU का जो रेंज होता है ये क्या क्या होता है डिफरेंट टाइप के सॉइल के लिए। तो अगर जो हमारा सॉइल है ये क्या है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड टाइप का सॉइल है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है, तो हमारा जो CU रहता है वो 1 हो जाता है। अगर जो हमारा सॉइल है ये क्या है, वेल ग्रेडेड टाइप का सॉइल, वेल ग्रेडेड ग्रेवाल है, तो इसका जो वैल्यू है ग्रेटर देन 4 होता है। अगर हमारा जो CU है वो क्या है, वेल ग्रेडेड सैंड है, तो इसका वैल्यू जो रहता है ग्रेटर देन 6 के इक्वल होता है। तो ये जो होता है हमारे CU का रेंज होता है। ठीक है, तो इतना तक अभी हमने कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के बारे में पढ़ा। अब आगे हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं, CC से डिनोट करते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है, इसका यूज हम शेप ऑफ पार्टिकल को हम यूज करते हैं इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। ठीक है, तो हमारा ये क्या शो करता है कि शेप ऑफ पार्टिकल को शो करता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमारा क्या करता था कि रेंज ऑफ पार्टिकल साइज शो करता था, और ये हमारा क्या शो करता है, शेप ऑफ पार्टिकल शो करता है। और दोनों ही हम किस में यूज करते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम दोनों का ही यूज करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को हम CC से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है हमारा ये है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो CC का रेंज है वो क्या है, फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए जो इसका रेंज होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 3। तो 1 से 3 के बीच में हमारा वेल ग्रेडेड ग्रेवल के केस में होता है CC का रेंज, और जो हमारा वेल ग्रेडेड सैंड होता है इसके केस में जो हमारा रेंज होता है वो 1 से 3 के बीच में रहता है, 1 और 3 के इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और गैप ग्रेडेड में केस में क्या होता है कि जो हमारा CC है वो 1 से तो कम रहता है और 3 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमारा जो CC का रेंज है वो क्या होता है, 1 से कम रहेगा या फिर 3 से ज्यादा रहेगा। 1 और 3 के बीच में कभी भी लाई नहीं करेगा, किस केस में, गैप ग्रेडेड के केस में। ठीक है, तो ये 3 टाइप के जो सॉइल है इनका मैंने यहाँ पे CC का रेंज बता दिया उनके लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नहीं, हमने अभी जस्ट देखा कि हमारा जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट रहता है इसका यूज हम रेंज ऑफ पार्टिकल को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। ठीक है, फॉर अ वेल ग्रेडेड सॉइल बोथ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड कर्वेचर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आर नियरली यूनिमिटी। नहीं, हमारा जो वेल ग्रेडेड जो सॉइल रहता है, सैंड रहे चाहे ग्रेवल रहे, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो रहता है 1 to 3 के बीच में लाई करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ यूनिटी जो रहता है ग्रेवल के केस में ग्रेटर देन, हमने कितना देखा, ग्रेटर देन 4 होता है, एंड जो हमारा सैंड के केस में ग्रेटर देन 6 होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। और सॉइल इज सेड टू हैव अ वेल ग्रेडेड इफ इट हैज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ अबाउट सेम साइज। ये तो बिल्कुल गलत है कि अगर हमारे सॉइल में सेम साइज के पार्टिकल हमको मिल जाते हैं तो हमारा ये जो सॉइल रहता है ये हमारा क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड टाइप का सॉइल हो जाएगा। क्योंकि जब हमको सेम साइज कोई भी सॉइल हमको कब वेल ग्रेडेड, हम किसी भी सॉइल को कब बोल सकते हैं, जब उसमें सभी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट हो। तो सेम साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है तो बिल्कुल भी वो तो हमारा वेल ग्रेडेड होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे सही हो जाता है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो हमारे सारे ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग्स द सॉइल इज सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी इफ द प्लास्टिक इंडेक्स पीआई इज। तो जो हमारा अटरबर्ग है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो सॉइल रहता है इसको हम मीडियम प्लास्टिक कब बोलते हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है। तो मीडियम प्लास्टिक के लिए जो हमारा रेंज होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, वो क्या होता है 7 to 17 के बीच में होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बाकी जो हमारा हाई है या फिर लो है इसके लिए भी हमारा रेंज क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हमारा जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो क्या है 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा नॉन प्लास्टिक सॉइल हो जाएगा। 0 से 7 के बीच में है तो हमारा जो सॉइल है वो लो प्लास्टिक हो जाएगा। 7 से 16 के बीच में है तो हमारा जो सॉइल है वो मीडियम प्लास्टिक हो जाएगा। एंड यहाँ पे 16 से ज्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा हाईली प्लास्टिक हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमको क्या दिया हुआ था 7 to 17 दिया हुआ था, तो फिर ये जस्ट उसी के नियरर जो हमारा रेंज है, तो हमारा जो टाइप ऑफ सॉइल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मीडियम प्लास्टिक हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गौर करिए कि जो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स रहता है कभी भी निगेटिव नहीं रहता है। हमारा क्या रहता है मिनिमम से मिनिमम ये 0 हो सकता है, इससे मिनिमम हमारा जो रहेगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, जिसमें कि रेंज हमारा क्या है 7 to 17 है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल मास लाइज बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट द सॉइल मास इज सेड टू बी इन। तो अगर हमारा जो नेचुरल वाटर कंटेंट का लिमिट है वो लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट के बीच में है, तो हमारा जो सॉइल का जो स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। तो देखिए कि जो हमारा अटरबर्ग जो ग्राफ रहता है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो होता है अटरबर्ग के अकॉर्डिंग इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है, तो जिसमें कि हमारा जो लिमिट्स रहते हैं, ये जो रहता है हमारा श्रिंकेज लिमिट रहता है, ये जो होता है हमारा प्लास्टिक लिमिट रहता है, वाटर कंटेंट का प्लास्टिक लिमिट रहता है, और ये हमारा क्या होता है लिक्विड लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट रहता है। इसके करस्पॉन्डिंग हमने वॉल्यूम यहाँ पे दे दिए हैं WD, WP एंड WL। ठीक है, जब हमारा वाटर कंटेंट जब WL रहेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा VL होगा। वाटर कंटेंट जो रहेगा हमारा प्लास्टिक लिमिट के इक्वल रहेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल रहेगा वो क्या होगा VP होगा। जब हमारा वाटर कंटेंट WSH के इक्वल रहेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल रहेगा ये VD होगा। तो इसमें हमारे 4 टाइप के स्टेट पाए जाते हैं। अगर हमारा वाटर कंटेंट जो है श्रिंकेज लिमिट से कम होता है तो हमारा क्या हो जाता है जो स्टेट रहता है सॉइल का वो क्या होता है सॉलिड स्टेज का बनता है। यहाँ पे एक बार ग्राफ भी देख लीजिए, ये जो है यहाँ पे इस तरह से ग्राफ होता है, इस तरह से ग्राफ हमारा दिया है। तो हमारा जब वाटर कंटेंट जो रहेगा वो WSS से कम है, मतलब कि श्रिंकेज लिमिट के वाटर कंटेंट से कम है, तो हमारा स्टेट सॉलिड स्टेज का होता है। श्रिंकेज लिमिट को जब हम यहाँ पे क्रॉस कर जाते हैं तो हमारा जो वाटर जो हमारा जो स्टेट रहता है वो चेंज हो जाता है, सॉलिड से सेमी सॉलिड हो जाता है। फिर जब हम और वाटर ऐड कर देते हैं, इतना ऐड कर देते हैं कि हमारा जो वाटर कंटेंट है वो हमारा जो प्लास्टिक लिमिट के वाटर को भी क्रॉस कर जाता है, तो हमारा जो स्टेट रहता है वो प्लास्टिक स्टेज में आता है। फिर हम वाटर ऐड करते गए तो इतना ऐड कर दिए कि हमारा जो वाटर कंटेंट का जो लिमिट है वो लिक्विड लिमिट को भी क्रॉस कर गया, तो हमारा जो स्टेज हो जाएगा सॉइल का वो लिक्विड स्टेज में आ जाएगा। तो हमको क्या पूछ रहा है कि प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट के बीच में हमारा स्टेज ऑफ सॉइल क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लास्टिक स्टेज है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लास्टिक स्टेट हो जाएगा। द रेशियो लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिक इंडेक्स फॉर अ सॉइल मास इज कॉल्ड। तो ये देखिए कि हमारा लिक्विड लिमिट को हम WN से करते हैं, वाटर कंटेंट हम W ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा प्लास्टिक इंडेक्स क्या हो जाता है IP हो जाता है। तो WL माइनस W अपॉन हमारा क्या है IP हमको क्या देता है ये हमको यहाँ पे बताना है। लिक्विडिटी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड टफनेस इंडेक्स। ठीक है, तो देखिए क्या क्या होते हैं लिक्विड इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड टफनेस इंडेक्स, ये भी हम एक बार देखते चलते हैं। बाकी जियोटेक के लेक्चर में मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट होता है लिक्विडिटी इंडेक्स देखते हैं। लिक्विडिटी इंडेक्स को हम IL से डिनोट करते हैं और ये हमारा क्या हो जाता है वाटर कंटेंट माइनस वाटर कंटेंट इन प्लास्टिक लिमिट अपॉन WL माइनस WP। WL माइनस WP हमारा क्या होता है यहाँ पे IP के इक्वल रहता है, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स के इक्वल होता है। तो हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा W माइनस WP अपॉन IP। W हमारा क्या है वाटर कंटेंट है, माइनस WP हमारा क्या है वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट है, अपॉन IP हमारा क्या होगा यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो जाएगा। तो हमारा लिक्विड
लिक्विडिटी इंडेक्स के लिए हमारा फॉर्मूला ये है। आप इसको कैसे याद रखेंगे कि जब हमको लिक्विडिटी इंडेक्स पूछा रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, WL नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मूले में हमारा WL नहीं आएगा जब हमको लिक्विडिटी इंडेक्स पूछा है तब। और इसके बाद हमारा क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिसको हम IC से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP। ठीक है, तो WL हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट में जो हमारा वाटर कंटेंट है वो हमारा WL है। W हमारा क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट है। और ये हमारा क्या है, हमारा है IP, WL माइनस W हमारा IP है। तो ये जो होता है हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है। तो देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स जब हम लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, WL इंक्लूड होता है। ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स लिखेंगे तो लिक्विडिटी में क्या आता है, L आता है, तो WL इंक्लूडेड नहीं रहेगा उसमें। कंसिस्टेंसी इंडेक्स लिखेंगे तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स में हमारा क्या हो जाएगा, L वाला टर्म इंक्लूड रहेगा, मतलब हमारा WL यहाँ पे रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, WL माइनस W अपॉन IP। और प्लास्टिक लिक्विडिटी इंडेक्स में हमारा फॉर्मूला बनेगा W माइनस WP अपॉन IP। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस होता है लिक्विडिटी इंडेक्स एंड कंसिस्टेंसी इंडेक्स का। तो इसके बाद एक और हमारा इंडेक्स होता है जो कि हमारा होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे IP से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला हो जाता है हमारा WL माइनस WP हमारा क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा देता है। और इसके बाद जो हमारा फोर्थ टाइप का जो होता है इंडेक्स, वो क्या होता है, टफनेस इंडेक्स होता है। टफनेस इंडेक्स को हम IT से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला हो जाता है ये क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन जो हमारा फ्लो इंडेक्स रहता है हमारा क्या देता है, टफनेस इंडेक्स को देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड एज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब हमारा प्लास्टिसिटी लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, वो ज्यादा होगा हमारे लिक्विड लिमिट से, तो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है -, 0, नॉन प्लास्टिक एंड 1। तो देखिए हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा क्या था, इसको हम IP से डिनोट कर रहे थे और ये हमारा क्या था, WL माइनस WP हमारा क्या दे रहा था, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हमारा दे रहा था। इसमें क्या बोल दिया है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विडिटी इंडेक्स। तो देखिए जब हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू होगी हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ही मैंने आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स का चार्ट बताया था, उसमें हमको कभी भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो रहता है कभी भी निगेटिव नहीं मिल सकता, मिनिमम 0 मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा वाटर कंटेंट जो हमारा प्लास्टिसिटी लिमिट है वो बढ़ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, IP नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू ऑफ IP नहीं लेते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, एज ए 0 हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा था कि इज रिपोर्टेड एज, तो हम इसको एज ए 0 रिपोर्ट करेंगे, ना कि नेगेटिव रिपोर्ट करेंगे। नेगेटिव हम कभी भी रिपोर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। देखिए अभी मैंने जस्ट आपको बताया टफनेस इंडेक्स हमारा क्या होता है, IP अपॉन IF हमारा टफनेस इंडेक्स देता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स हमको क्या देता है, यहाँ पे टफनेस इंडेक्स देता है। तो हमारा जो B होगा वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।